आज हमारे बीच एक प्रश्न है, वह है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, व्हाट इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जो लोग गुणनखंड क्या है वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुणनखंड क्या है पहले उसे देख लें, तब जाकर के आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। चलिए यहाँ हम देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, व्हाट इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसका हल देखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कहता है दो या दो से अधिक संख्याओं में शामिल या सम्मिलित गुणनखंड ही उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व अपवर्तक है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में शामिल गुणनखंड ही उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व अपवर्तक है। ठीक है, तो बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हमने आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड का परिभाषा यहाँ दिया हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे में कहता है क्या है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम सार्व अपवर्तक कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है सार्व, उभयनिष्ठ का को हिंदी में दूसरे शब्दों में हम सार्व कहते हैं, इसका अंग्रेजी में उभयनिष्ठ या सार्व को अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉमन। ठीक है, अब गुणनखंड को हम कहते हैं गुणनखंड और अपवर्तक, इसे हम अपवर्तक भी कहते हैं। तो गुणनखंड या अपवर्तक को अंग्रेजी में हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड या अपवर्तक, तो आप गुणनखंड किसे कहते हैं वो गुणनखंड वाली वीडियो देख लीजिए। किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। तो 6 का गुणनखंड यहाँ पे है 1, 2, 3 और 6, तो 6 को पूरा पूरा विभाजित करती है इनके सभी गुणनखंड। ठीक है, तो ये गुणनखंड क्या है उस वाले वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए 6 का गुणनखंड तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसी तरह से 8 का गुणनखंड हमने निकाला है, तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, क्योंकि इन सभी संख्या से पूरा पूरा विभाजित 8 होती है। ठीक है, फिर इसी तरह से हमने 12 का गुणनखंड निकाला है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ठीक है, क्योंकि इन सभी संख्या से 12 विभाजित होती है पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा विभाजित होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 में क्या लिखा हुआ है, कहता है 6, 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व अपवर्तक या कॉमन फैक्टर 1 और 2 है। ठीक है, क्यों है 1 और 2? 6, 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 क्यों है? इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं में शामिल गुणनखंड ही उस 2 या 2 से अधिक संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं उस 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि 6, 8 और 12 में हम देखते हैं तो सम्मिलित कौन कौन है, तो 1 है, तीनों में है, 6 में भी है, 8 में भी है, 12 में भी है, तो हमने 1 लिया। अब दूसरा क्या है, 2 भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 6, 8, 12 तीनों में सम्मिलित है, तो 2 को लिया। अब देखिए आप यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें फिर 3 है, तो तीनों में तो नहीं है, क्योंकि 3 संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं, तो तीनों में नहीं है, तो इसलिए 3 नहीं होगा। फिर अब यहाँ 6, तो 6 भी तीनों में नहीं है, इस दोनों में ही है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ये उभयनिष्ठ नहीं हुआ तीनों के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो जब हम 3 संख्या के यहाँ 6, 8 और 12 का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड का बात करते हैं तो 1 और 2 ही 6, 8 और 12 में सम्मिलित है, गुणनखंड में शामिल है, इसलिए 6, 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, अब यहाँ तो 3 संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने निकाला है, लेकिन आपको 6 और 8 का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा जाएगा तो थोड़ी देर के लिए 12 को आप भूल जाइए, यहाँ 12 नहीं है, तो 6 और 8 का अगर उभयनिष्ठ गुणन पूछा जाएगा तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 6 और 8 का पूछा जाएगा तो 6 का गुणनखंड पहले हम ज्ञात कर लिए हैं, 8 का गुणनखंड पहले ज्ञात कर लिया। देखिए 6 और 8 में जो गुणनखंड है दोनों में सम्मिलित वही 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो देखिए 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व अपवर्तक या कॉमन फैक्टर क्या है, तो 1 और 2 है। तो देखिए 6 और 8 में देखिए 1 है शामिल और 2 है शामिल, इसके अलावा कोई नहीं है शामिल, दोनों में शामिल नहीं है। 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें 4 नहीं है, 6 इसमें है तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है तो उसमें 8 नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 ही शामिल है 6 और 8 में। तो 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 है। चलिए अब हम तीसरा बिंदु को देखते हैं। तीसरा में क्या कहता है, 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। यदि हम 8 को भूल जाते हैं
थोड़ी देर के लिए 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं कि क्या है। तो 6 का गुणनखंड और 12 के गुणनखंड में जो जो गुणनखंड शामिल होगा वही गुणनखंड 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो देखिए 6 और 12 में क्या क्या शामिल है। तो 6 और 12 में शामिल है 1, 2, 3 और 6। देखिए 6 को देखिए, 12 को देखिए, ये बीच वाले को भूल जाइए आप। तो 6 में भी 1 है, 12 में भी 1 है, 6 में भी 2 है, 12 में भी 2 है, 6 में भी 3 है, 12 में भी 3 है, 6 में भी 6 है तो 12 में भी 6 है। ठीक है, अब 12 में 12 है लेकिन 6 में 12 नहीं है, इसलिए हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड में 12 नहीं लिया है। क्या लिया है? 1 लिया है, 3 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है और 6 लिया है। ठीक है, तो अब ये तीसरा नंबर हो गया कि 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 6 और 12 के गुणनखंड में जो जो गुणनखंड शामिल होगा वही गुणनखंड 6 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो हमने यहाँ 1, 2, 3 और 6 ले लिया है, चुन लिया है, क्योंकि वो दोनों ये सभी शामिल है। ठीक है, चलिए अब चौथा देखते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए 6 को भूल जाते हैं, 8 और 12 का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा तो पूछा जाए तो यहाँ देखिए 8 और 12 के गुणनखंड को देखिए, जो दोनों में शामिल होगा वही 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो कहता है 8 और 12 का उभयनिष्ठ या सार गुणनखंड या अपवर्तक। ठीक है, उभयनिष्ठ को कॉमन कहते हैं अंग्रेजी में, गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है तो देख लीजिए 8 और 12 में क्या क्या शामिल है। इस दोनों को ऊपर वाले को भूल जाइए। तो 1 शामिल है, तो हमने 8 और 12 में 1 लिया है। 2 शामिल है तो 2 लिया है। ठीक है, 2 लिया है। इसके बाद में 8 और 12 में क्या शामिल है? 4 शामिल है, 4 दोनों में है तो हमने 4 लिया है, 4 यहाँ लिया है। अब क्या है? 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है, 8 में नहीं है। तो ठीक है, 1, 2 और 4, ये 1, 2 और 4 ही 8 और 12 में दोनों में शामिल है गुणनखंड में। दोनों गुणनखंड में 8 के गुणनखंड में और 12 के गुणनखंड में शामिल है। ठीक है, तो 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2 और 4 ही है। तो यहाँ नोट में अब है, नोट में क्या कहता है? नोट नंबर 1 में कहता है एक अकेला संख्या मतलब सिंगल नंबर का, एक अकेला संख्या मतलब सिंगल नंबर का उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व अपवर्तक या कॉमन फैक्टर, ठीक है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम आपको बोलेंगे कि सिर्फ 6 देंगे और 6 का कहेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करिए तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं ज्ञात किया जा सकता है। कम से कम 2 संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात किया जा सकता है, या 2 से अधिक संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात किया जा सकता है। 2 से अधिक क्या हुआ? 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, अनगिनत जो भी आपको लेना है तो 2 से अधिक। ठीक है, चलिए दूसरा का बात करता हूं मैं। 2 में कहता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े, यानी सबसे बड़े को हम हिंदी में दूसरे शब्दों में महत्तम भी कह सकते हैं। सबसे बड़े और महत्तम का अंग्रेजी होता है हाईएस्ट। उभयनिष्ठ यानी सार्व, ठीक है, उभयनिष्ठ को हम हिंदी में सार्व भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में सार्व या उभयनिष्ठ का अंग्रेजी होता है कॉमन। गुणनखंड यानी अपवर्तक, ठीक है, गुणनखंड यानी अपवर्तक को हम फैक्टर कहते हैं। तो क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े यानी महत्तम, उभयनिष्ठ यानी सार्व, गुणनखंड यानी अपवर्तक को उस 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस मतलब HCF कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 6, 8 और 12 का मस क्या होगा। तो 6, 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हम देखते हैं। तो 6, 8 और 12 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन तीनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 और 2। 1 और 2 में सबसे बड़े हाईएस्ट क्या है? कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF या मस बोलिए, महत्तम समापवर्तक होता है इसका हिंदी। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो सबसे बड़े क्या है? 1 और 2 में क्या है? सबसे बड़े 2 है। तो देखिए 6, 8 और 12 का मौसा हो जाएगा 2। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए 6 और 8 का मौसा क्या हो जाएगा, तो 6 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लिए हैं हमने। 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 और 2 है, तो 6 और 8 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़े गुणनखंड 2 है, इसीलिए 6 और 8 का मौसा हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए कि 6 और 12 का मौसा क्या होगा, 6 और 12, 8 को छोड़ दीजिए, तो क्या होगा कि 6 और 12 का क्या करेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखेंगे। तो देखिए 1, 2, 3 और 6 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, इसीलिए 6 और 12 का मौसा होगा 6। ठीक है, अब चलिए चौथा में देखते हैं 8 और 12 का यदि मौसा पूछा जाए तो क्या होगा। तो 8 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, 2 और 4। ठीक है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड है 4, इसीलिए 8 और 12 का मौसा होगा 4। ठीक है, 8 और 12 का मौसा होगा 4।
बाकी मौसा क्या है हम मौसा वाले चैप्टर में सीखेंगे। अभी आपने उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखा और समझा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इतना मेहनत करके आपके बीच में इस तथ्य को लाया हूं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आप गुणनखंड क्या है वो नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके पहले यह जान लीजिए कि गुणनखंड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इस संपूर्ण तथ्य को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिले।